हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का 5th चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बारे में अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये इसके डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट होगा। सबसे पहली बात, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो हो रहा है लिविंग बीइंग्स के अंदर, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, है ना। ये चीज़ हम इस चीज़ को इन प्रिंसिपल्स को कि क्या ऐसा रूल्स है या क्या ऐसी सिस्टम है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस भी होता है, वेरिएशन भी होता है। अब आप पूछेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन का क्या क्या मतलब है। इनहेरिटेंस और वेरिएशन ये दोनों अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर इवोल्यूशन टू ऑकर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रोजेनी में अपने जैसे कैरेक्टर्स का जो आना होता है उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, एंड इट इज़ द बेसिस फॉर हेरिडिटी। मान लीजिए अगर पेरेंट्स के ब्लैक बाल हैं तो बच्चे में भी ब्लैक बाल आएंगे, है ना। हेयर्स जो हैं आपके ब्लैक आएंगे, तो दैट इज़ इनहेरिटेंस। अब वेरिएशन क्या होता है, वाई दिस इज़ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है जो प्रोजेनी है उसमें अपने पेरेंट्स से कंपेयर करें तो अलग ट्रेड्स आना, उसे कहते हैं वेरिएशन। जैसे अगर पेरेंट्स में आपके एक पेरेंट के बाल बिल्कुल ब्लैक हैं और एक के बिल्कुल वाइट है, और आपका बेबी में कैसे आ गए, उसकी प्रोजेनी में कैसे आ गए, इनके बीच के कलर, ठीक है, ब्राउन आ गए, तो दिस इज़ वेरिएशन। इट इज़ नॉट सिमिलर टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स, इट इज़ डिफरेंट। सो जो ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो हो रहा है, इनहेरिटेंस का मतलब पासेज ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ओके, दिस इज इनहेरिटेंस। एंड वेरिएशन पोजीशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स as compared to the parents in the progeny. So that this is variation. So inheritance and variation, they are the basics for evolution to occur. Evolution का मतलब हम अभी तक हमने जो शुरू के जो 4 चैप्टर पढ़े हैं, जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें हम यही देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स हैं उनके दोनों के ट्रेट्स आते हैं, दोनों के हाफ जो जीन्स हैं वो आएंगे, और उससे क्या होता है, वेरिएशन भी होता है और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। तो ओवरऑल जो नेक्स्ट इंडिविजुअल है, जो प्रोजेनी है, इट हैज़ सम कैरेक्टर्स डेट आर सिमिलर टू पेरेंट एंड सम कैरेक्टर डेट आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो इससे क्या हो जाएगा, जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसमें कि आपको लग रहा है कि ये एक फैक्टर उसके सर्वाइवल में बेनिफिशियल है, तो वो आपका आगे पास ऑन हो जाता है। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ इवोल्यूशन। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी है समझने के लिए, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। और यही जो आपके इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ऐसी क्या गाइडलाइंस हैं या ऐसे क्या प्रिंसिपल या रूल्स आप कह सकते हैं कि वो इनहेरिटेंस को भी बता देते हैं और वेरिएशन को भी बता देते हैं, है ना। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमंस को ये जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे होता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कब से ये पता था, क्या ये आज का या 2-3 सेंचुरी पुराना कंसेप्ट है? नो। Inheritance and variation is brought about by sexual reproduction, can be brought about by sexual reproduction. This was known to human beings since approximately 8000 to 1000 BC. इसका मतलब करीब आज से 10,000 साल पहले भी ह्यूमंस जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन ब्रिंग अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन द प्रोजेनी विच मे हेल्प इन इवोल्यूशन और डेवलपिंग बेटर ट्रेट्स, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये आज की नहीं है, बहुत पहले से है। इसीलिए पुराने टाइम में जो वाइल्ड
स्पीशीज़ होती थी जो जैसे जब वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को तो उन वाइल्ड स्पीशीज़ से रिप्रोड्यूस करवा के, एंड वो चाहते थे कि उसमें वाइल्ड स्पीशीज़ में क्या फ़ायदा होता है, दे आर लेस प्रोन टू डिसीजेस। तो ये आपका कंसेप्ट यूज़ करके वो रिप्रोडक्शन करा के और उन एनिमल जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। ठीक, अब हम इसमें जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको शायद कभी ये भूलना ही नहीं है ना, दिस इज़ मेंडल। मेंडल जो थे उनका कितना बड़ा योगदान इस सब अंडरस्टैंडिंग में रहा है। अब आज के टाइम पे हम जब ये सब जानते हैं कि क्रोमोज़ोम भी होते हैं, क्रोमोज़ोम जीन्स होती हैं, मैपिंग भी हो चुकी है, तो हमें सब पता है। लेकिन अगर आप उस ज़माने के लिए सोचिए जब ये चीज़ें, जब यही नहीं पता था कि न्यूक्लियस में क्रोमोज़ोम होता है, उस समय इन चीज़ों को एनालाइज करना, ऑब्ज़र्व करना, एनालाइज करना और फिर एक निष्कर्ष पे आना एक बहुत बड़ी बात थी। तो आज के टाइम पे आपको लगेगा ये क्या था, ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जिसे यही नहीं पता कि जीन्स भी होती हैं, ओके, जिन्हें यही नहीं पता कि क्रोमोज़ोम भी होते हैं, कितने कितने क्रोमोज़ोम होते हैं, हर एक में अलग अलग होते हैं या 2 पेयर होते हैं, अब तो हमें सब पता है। अब तो हम जीन मैप भी हमें पता है, अब तो हम डीएनए सीक्वेंसिंग भी कर लेते हैं। लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं पता थी, उस टाइम पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ग्रेगोर मेंडल ने, और इन्हीं के नाम पे फिर इनके रखा गया है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नियम है, लॉ मतलब नियम, क्या कानून है या नियम है इनहेरिटेंस और वेरिएशन होने के। तो मेंडल ने इनहेरिटेंस के बताए थे, है ना, वेरिएशन के मेंडल ने नहीं बताए थे। मेंडल ने इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स और लॉज बताए थे। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस तरीके से उन्होंने इनहेरिटेंस के कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं उसके क्या नियम हैं, उन्होंने वह बताए थे। तो इनको हम कहते हैं, इन्होंने कब 7 इयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे गार्डन पी पे, इस गार्डन पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे फॉर 7 इयर्स फ्रॉम 1856 टू 1863। और फिर जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो सेल्फ पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, है ना, सेल्फ ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग जब करी और उसके जो प्रोजेनी जैसे जैसे आए और उन्होंने सारा डाटा लेके एनालाइज किया, और ये पहली बार हुआ था, मेंडल ने पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन किया था। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने क्या क्या जो है, ग्रेगोर मेंडल, उनके एमसीक्यू के हिसाब से आ सकता है कि उनका क्या क्या योगदान था, तो उसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ही वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु यूज्ड द मैथमेटिकल एस्पेक्ट और कैलकुलेशन इन द बायोलॉजी। सो ये आपको चीज़ याद रखनी है। 7 इयर्स तक गार्डन पी पे 1856 टू 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ब्रीडिंग करी थी इनकी, और उससे इन्हें पता चला था, कुछ इन्होंने नियम बताए थे कि यह नियम है इनहेरिटेंस के। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्होंने जो नियम दिए थे ज़्यादातर वो किस पे दिए थे, आपके सिंगल ट्रेट। इन्होंने पी प्लांट में 7 ट्रेट्स को फॉलो किया। 7 ट्रेट्स मतलब अगर एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, तो शॉर्ट को ड्वार्फ कहेंगे, एक टॉल एंड ड्वार्फ। फिर उसका जो फ्लावर कलर है पर्पल, फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट। फिर जो उसका ये सीड शेप है राउंड एंड रिंकल्ड 3। फोर्थ जो था वो सीड कलर येलो एंड ग्रीन। ठीक, चार चीज़ें हो गई। और जो पॉड होता था, पॉड आपका मोटा है, फुल है या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, और पॉड का कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो है। आपको इसमें जो और लास्ट वन था कि जो आपका फ्लावर की जो पोजीशन है वो किधर है, आपकी एक्सियल है या टर्मिनल है ना। तो ये इन्होंने 7 ट्रेट्स लिए थे
और इन्होंने इसके ट्रू ब्रीडिंग लाइन इनकी बनाई। ट्रू ब्रीडिंग लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब है एक पी प्लांट जो टॉल है, एक तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन इसकी है और एक जो ड्वार्फ है, और इनके जो बाकी के जो 6 पैरामीटर्स हैं, वो सारे एक जैसे हैं। तो ये जो टॉल और ड्वार्फ का मतलब, ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब है जब आप इनको सेल्फ ब्रीड बार बार करते हो, सेल्फ ब्रीडिंग, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन जब इनका आप बार बार करते हो तो दिस विल ऑलवेज गिव टू टॉल 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 टॉल, है ना। इसकी फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन है, तो सेकंड जनरेशन भी टॉल, फिर उसके बाद की भी वो, फिर सेल्फ पॉलिनेट करोगे तो टॉल, फिर सेल्फ पॉलिनेट करोगे तो नेक्स्ट प्रोजेनी टॉल। तो जब ये बार बार टॉल आ रहे हैं तो इसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन माना कि दैट मीन्स कि दे आर पासिंग ओनली द टॉल ब्रीडिंग फैक्टर, टॉल हाइट फैक्टर। ड्वार्फ को जब हम बार बार ड्वार्फ से सेल्फ पॉलिनेट करते जाएंगे तो वो हर बार ड्वार्फ देता जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि इसके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है, जो डाटा या जो इन्फॉर्मेशन ड्वार्फ के लिए प्रेजेंट है वो वही पास ऑन कर रहा है, और ये जो टॉल के लिए जो प्रेजेंट है वो वही पास ऑन कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एक ही इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने ये एज्यूम किया, तो उन्होंने ये माना, ठीक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसका फैक्टर, उन्होंने इसको नाम दिए फैक्टर। क्या नाम दिए? फैक्टर। अभी आप इनको कहते हो जीन्स, लेकिन उन्होंने क्या कहा? फैक्टर। तो टॉल और ड्वार्फ के लिए हम डी नहीं लिखेंगे, हम जो हमने एक माना है तो उस आगे हम डोमिनेंट और रिसेसिव पढ़ेंगे। अगर हमने एक डोमिनेंट माना है तो उसका जो अपोजिट होगा वो हम उसको स्मॉल में लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये टी और डी एक साथ है। दिस इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब हमने जब ये देखा कि हमने टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ ब्रीड किया, इनमें क्रॉस किया, ठीक है। तो जब आप इनमें क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट में उन्होंने ये पाया कि सारे जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन हुई, इट वाज ऑल टॉल, है ना। इट इज़ कॉल्ड फाइलियल 1 F1 जनरेशन। जब उन्होंने टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस पॉलिनेट किया तो उन्होंने ये पाया कि जो उनसे नेक्स्ट प्रोजेनी थी, जो F1 फाइलियल 1 जो जनरेशन थी, उसमें सारे प्लांट टॉल आए, ठीक है। अब इसमें जब इन्हीं सब टॉल और टॉल, है ना, हमने मान लो उन्होंने फिर जो टॉल सारे प्लांट उनके आए, उनको उन्होंने क्या किया, फिर आपस में क्रॉस पॉलिनेट किया। जब उन्होंने इनको पॉलिनेट किया तो जो नेक्स्ट जनरेशन F2 थी, F2 में क्या आया, अगर 3 टॉल प्लांट आ रहे हैं तो 1 ड्वार्फ, यानी कि रेशियो 3:1। मतलब जो उसका इससे पहले वाली जो जनरेशन थी, इसके बाद जो F1 जनरेशन थी उसमें केवल एक फैक्टर आया, एक कैरेक्टरिस्टिक आया, इन दोनों में से एक दब गया, एक उभर कर आया, है ना। तो इसलिए इसको कहा गया डोमिनेंट। दूसरे की प्रेजेंस में जो अपने आप को, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो जो दिखाता है वो डोमिनेंट। अब जब इन्होंने F1 को किया और F2 जनरेशन जब आई तो उसमें उन्होंने पाया कि जो टॉल थे वो 3 के रेशियो में थे और जो ड्वार्फ प्लांट थे वो 1 के रेशियो में थे। ज़्यादा कौन से थे? टॉल वाले। मतलब कि इनमें अपने एक तरीके से जो ग्रैंड पेरेंट वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नज़र आई। एंड यू कैन से कि ड्वार्फ जो है, ड्वार्फ इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन पेरेंट। जो ड्वार्फ यहाँ पे बना है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन पेरेंट। जो उनके डायरेक्ट पेरेंट्स हैं उनसे तो अलग है, लेकिन इट इज़ सिमिलर टू द ग्रैंड पेरेंट,
ठीक है, तो ये ट्रेट आपका कहाँ से आया होगा, कैरी होते हुए, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो एक से दूसरे में, फिर उससे आगे, फिर उसमें जा रही है ना। तो इन्हीं सब को जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो वो एक नतीजे पर पहुंचे कि फैक्टर्स जाते हैं, फैक्टर किससे होते हैं, पेयर में होते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब ये स्प्लिट होंगे तब जब ये गैमेट बनते हैं तो वो फैक्टर आधे आधे हो जाते हैं। एक फैक्टर उधर चला गया पेयर में से, एक दूसरे गैमेट में चला गया, है ना। अब उन फैक्टर्स को, आज के टाइम में इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, जीन्स। तो उन्होंने क्या कहा कि फैक्टर्स होते हैं, किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, और ये सेग्रीगेट करते हैं। दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी पॉलन एंड एग। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये फैक्टर्स जो पेयर में प्रेजेंट हैं दे सेग्रीगेट, और दोनों पेरेंट के आधे आधे आपके फैक्टर प्रोजेनी में आते हैं। जो ये फैक्टर उन्होंने पेयर्स में बताए थे, अब उनको जीन्स कहा जाता है। और जो उन्होंने जैसे टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, ये जो दो टाइप के फैक्टर प्रेजेंट हैं, एक ही फैक्टर के दो टाइप जो प्रेजेंट हैं, उसको अब हम कहते हैं एलील्स। ठीक, अब के टाइम पे हम इनको क्या कहते हैं, एलील्स। एंड दे आर द बेसिस फॉर इनहेरिटेंस। दीज फैक्टर्स विच आर नाउ कॉल्ड एज जीन्स, they are the basis for inheritance. They carry the information from parent to the progeny and they are present in pairs. एक जैसे दो होंगे, एक ही चीज़ के दो होंगे, जैसे टॉल एंड ड्वार्फ के लिए, टी के टॉल के लिए हम लिखेंगे कैपिटल डी, जो दूसरे की प्रेजेंस में दिखता है तो उसे कहते हैं डोमिनेंट। ठीक है, और जो दूसरे की प्रेजेंस में नहीं दिखता, जब दोनों पेयर ये उसी के होंगे तब वो अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, उसे कहते हैं रिसेसिव। ठीक, अब ये हम सब समझ गए हैं। अब तो बहुत कुछ आसान हो चुका है माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखना। तो उस समय उन्होंने जब सारे कैलकुलेशन अप्लाई किए थे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो वो इन जानकारियों पे आए थे। तो अब उन्होंने जब अगर हम उन्हीं के हिसाब से समझते हैं कि उन्होंने क्या समझा होगा, टॉल में ट्रू ब्रीडिंग में जो डोमिनेंट फैक्टर है वो दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों पेयर में जो हैं वो डोमिनेंट ही प्रेजेंट हैं, है ना। और जो ड्वार्फ है उसमें दोनों आपके ये वाले फैक्टर प्रेजेंट हैं। तो जब इनका ये बनेगा, अब आप इसको प्यूनेट स्क्वायर से समझेंगे। एक साइंटिस्ट हुए थे फिर प्यूनेट, उन्होंने प्यूनेट स्क्वायर के बारे में बताया था। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा गैमेट कब किससे बनता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो है ये कैसे गैमेट बनाएगा, ये हमने उन्होंने बताया कि जो ये फैक्टर्स हैं पेरेंट में डबल पेयर में प्रेजेंट होते हैं, गैमेट में हाफ हो जाते हैं। तो कैसे कैसे जाएंगे, ठीक है, इसमें दोनों में कैपिटल टी आएगा और इसके जो बनेंगे, इसके दोनों के स्मॉल टी वाले बनेंगे गैमेट्स। इन दोनों के मिलन से क्या होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इनके दोनों के मिलन से इसके और इसके, अब इसके और इसके टी और स्मॉल टी, और इसके और इससे ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, टी और स्मॉल टी। तो हमारी क्या बन गई है, सब में कैपिटल टी आ रहा है। एंड ऑल वर टॉल प्लांट्स, हमने पढ़ा F1 वॉज, दिस इज F1, ऑल वर टॉल। तो जब सारे टॉल हैं, अब हम इनको आपस में ब्रीड करेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, अब आओ उसको देखते हैं F2 जनरेशन के लिए। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। सपोज ये मेल और ये आपका फीमेल। अब हम जब इसको क्रॉस करेंगे, प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे,
तो क्या आएगा, एक गैमेट कैपिटल टी का, एक स्मॉल टी का, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, है ना। हमारे ये गैमेट बन गए। ये फैक्टर जो 2 प्रेजेंट हैं उसके पेरेंट्स में, जब वो गैमेट बनेंगे तो वो हाफ हाफ हो जाएंगे। अब इसमें क्या बनेगा, दोनों कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस विल ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ये दोनों के स्मॉल टी। अब हमारा ये क्या हो गया, दिस इज जीनोटाइप। आपकी जीन्स कैसी प्रेजेंट हैं ये कोई नहीं देख सकता, आपको बाहर प्लांट से नहीं पता चलेगा कि जीनोटाइप क्या है। और टॉल एंड ड्वार्फ जो है दैट इज फिनोटाइप। तो जीनोटाइप तो आपका बना 1:2:1, और फिनोटाइप कैसा बना, जिसमें ये कैपिटल प्रेजेंट है वो तीनों tall:1। जब उन्होंने सारे ट्रेड्स को इस तरीके से एनालाइज करते गए ओवर जनरेशन, तब उनको ये समझ में आया कि एवरी टाइम जो आपकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन थी उससे जो F2 प्रोजेनी होती थी हमेशा 3:1 में आती थी। तो जो 3 होते थे वो डोमिनेंट पार्ट है, डोमिनेंट पेयर है, और जो 1 आता था वो आपका रिसेसिव हो गया, है ना। इससे लेकिन जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप ये है। बट हमें जीनोटाइप पता चलेगा बाहर से देखने पे, नहीं, हमें फिनोटाइप पता चलेगा। अब होता था एक टेस्ट क्रॉस, है ना। टेस्ट क्रॉस को कैसे करेंगे हम, ये पता करने के लिए कि उसका जीनोटाइप कैसा है। हमारे पास टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट कैन हैव जीनोटाइप बोथ द टी कैपिटल, और दे कैन हैव 1 T कैपिटल एंड 1 T स्मॉल। ये दोनों कैसे आएंगे, बोथ विल बी टॉल फिनोटिपिकली, राइट। अब हमें कैसे पता चले कि ये इसमें से जो डबल टी कैपिटल मतलब दोनों होमोजाइगस, और ये कौन सा हो गया इसके पास इसको हेट्रो एलील कहेंगे, ठीक है। ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये दोनों में अलग अलग प्रेजेंट है, इसको करेंगे हम टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब हम उसको जो रिसेसिव वाला है, हमारे पास जो रिसेसिव वाला प्लांट यानी कि ड्वार्फ प्लांट से हम इसको ब्रीड कराएंगे, ड्वार्फ से ब्रीड कराएंगे। तो ड्वार्फ कैसा होगा, ठीक। अब हम दोनों के प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। इसके गैमेट बनेंगे जिसमें दोनों आपका डोमिनेंट प्रेजेंट होगा, इसमें दोनों स्मॉल होंगे। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ऑल प्लांट्स जो होंगे वो दे विल बी टॉल। इसका मतलब क्या है कि इसके पास दोनों जो फैक्टर प्रेजेंट है दे बोथ द फैक्टर्स आर डोमिनेंट। अब इस केस में हमें क्या मिलेगा, आओ देखते हैं। हमें कितने दो तो हमको 50% हमको टॉल मिलेंगे और 50% प्रोजेनी जो होगी वो हमें ड्वार्फ मिलेंगे। तो हमें पता चल जाएगा अगर हमारे टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव वाला पैटर्न नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि वो क्या है, उसका फिनोटाइप क्या है, हमें पता चल जाएगा। सो दिस इज टेस्ट क्रॉस। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, है ना। तो अब हमारा ये जो इसका जो चैप्टर है, इससे हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से लॉ ऑफ डोमिनेंस पता चलता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमने अभी देखा कि दूसरे के प्रेजेंस में अगर एक दूसरा फैक्टर प्रेजेंट है तो चाहे जीनोटाइप वो हो लेकिन वो फिनोटिपिकली वो अपीयर होगा, इसका मतलब वो डोमिनेंट फैक्टर कहलाएगा। और दूसरा हमें पता क्या चला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब कि वो दोनों जो हैं वो डिवाइड होते हैं, अलग होते हैं, और फिर वो आधे आधे दोनों पेरेंट्स से आके फिर यूनाइट हो जाते हैं। दोनों पेरेंट्स का एक एक पार्ट आके फिर यूनाइट हो जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये इस अभी तक आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में डालिए और हम इसको आंसर देंगे। आपको अगर आगे की वीडियोस के साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।